सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से, जो अब जानलेवा कुदरती आफात का रूप धार चुकी है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिशें और सैलाब ने तबाही मचाई। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर और दीगर अजला में घरों की बर्बादी के साथ दर्जनों बस्तियाँ शदीद मुतासर हुई। सबसे ज़्यादा बुनेर में तबाही हुई, जहाँ अब तक कहा जा रहा है कि 150 से ज़ायद अफराद मिसिंग हैं और तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 26 जून से जारी बारिशों और सैलाबी रैनों में अब तक 657 अफराद जाँ बहक और 929 जख्मी हुए, जिनमें 171 बच्चे और 94 खवातीन भी शामिल हैं। पंजाब की अगर हम बात करें, अब तक 164 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे, जबकि सिंध में 28, बलूचिस्तान में 20 और गिलगित बल्तिस्तान में 32 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। NDMA ने मजीद बारिशों और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र हंगामी अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक पंजाब और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बलूचिस्तान में हरनाई में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि पहाड़ी नदी नालों में रैले आने का ख़तरा बढ़ गया है। अब किस तरह से तैयारियाँ हमारी आगे सामने हम देख रहे हैं कि की जा रही हैं, या पहले जो मामलात बने हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, जो क़यामत गुजरी है खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे, क्या क्या इस वक्त सूबाई हुकूमत की जानिब से और प्रोविंशियल जो वहाँ पर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर एनालिस्ट। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर PDMA KP अमजद खान साहब ने। हम तीनों को वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अमजद साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त PDMA किस तरह से काम कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बुनेर में ख़ास तौर पे जो नुकसान हुआ, ओवरऑल जो KP की सिचुएशन है उससे भी बताइएगा, और बहाली के लिए इस वक्त क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, ऐसा है कि इस वक्त जो आपसे मैं बात करूं तो इस वक्त तक हमें 325 जो है ना डेथ्स कंफर्म हुई है, और जिसमें कि अभी तक हमें जो रिपोर्ट हुई, सर्च ऑपरेशन शुरू है बुनेर में भी और शांगले में भी, तो तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू है। तो मे भी कि ये तादाद बढ़ भी सकती है, 400 से भी ज़्यादा हो सकती है। हमारा जो है ना वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शांगला और बुनेर में जारी है, और इसके अलावा जो है हमारा रिलीफ की एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं। लोगों को जो है वहाँ पर जो डिस्प्लेस हुए हैं, जो होस्ट हैं लोगों के अपने रिश्तेदारों के घर, तो तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको हम रोज़ाना की बुनियाद पर उनको फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुक फूड भी, रात का खाना, दिन का खाना और सुबह नाश्ता भी। और इसके अलावा जो डेब्रिज में जो आपने देखा होगा कि जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो इसमें इतने ज़्यादा जो बोल्डर्स और पहाड़ों के बड़े बड़े वो पीसेस आके इन आबादियों पे आए हैं, और जिससे कि इनको बहुत बड़ा नुकसान, लोगों को सेकेंडों का मौका भी नहीं मिला। तो उसमें जो है ना डेब्रिज टनों के हिसाब से है, जिसके लिए मशीनरी लगी है, और हमारे इस वक्त डेब्रिज जो है ज़्यादा बुनेर में है, जिसके नीचे एक्सपेक्टेड है कि डेड बॉडीज़ भी होंगी। और दूसरी बात यह है कि शांगला में भी, वहाँ पर भी मशीनरी लगी है वहाँ पर। और इसके अलावा हमारे स्वात में मिंगवरा जो है वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, जिसमें छोटी छोटी गलियाँ हैं जो डेब्रिज से भरी पड़ी हैं। तकरीबन 6-6 फुट 7-7 फुट के हिसाब से वहाँ पर जो डेब्रिज है वो है, और उसके लिए बड़ी मशीनरी वहाँ पर जा नहीं सकती, तो छोटी छोटी मशीनरों से उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमारे तमाम जो इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें रेस्क्यू है, जिसमें कि मुख्तलिफ और भी हमारे साथ पाक फौज के जवान हैं, वो भी हमारे साथ इस रेस्क्यू में और लगे हैं।
ठीक, जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि 400 तक ये तादाद जा सकती है और अभी डेब्रिस यानी मलबा उठाने का काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन, इसकी रफ्तार को देखते हुए सर आपको क्या लगता है कितना मजीद वक्त लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है मुकम्मल तौर पे जो डेड बॉडीज़ हैं इनको रिकवर करने में, जो भी मामला हैं इससे? जी, इसमें ये है ना, मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पर जब तक के मुकम्मल एरिया क्लियर नहीं होगा तो उस वक्त तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। और इसमें जो है ना बड़ी बड़ी मशीनरी भी काम कर रही है, तो इसका अंदाज़ा तो इसलिए हम नहीं लगा सकते कि अभी फिर वहाँ पर मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर बारिशें दोबारा शुरू हुई है, जो कि हमारे इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़े से हमें चैलेंजेस का सामना भी पड़ रहा है इस वक्त। बिल्कुल ठीक। और एनडीएम में जो हम देख रहे हैं कि मज़ीद जो स्पेल का बता रहा है, अभी भी बारिशें हैं, फिर सितंबर के आगाज़ में भी बारिशों के हवाले से प्रेडिक्शन सामने आई है, तो पहले ही हम देख रहे हैं बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए। पहले जो नुकसान है उससे निपटा जा रहा है, उसके लिए ऑपरेशन जारी है, उसके साथ साथ इसके लिए जो आने वाला स्पेल है उसके लिए भी तैयारियाँ करनी हैं। अब क्या इकदाम किए जा रहे हैं? तैयारियों में हमने जो हमारा एक हेली था वो तो क्रैश हो चुका है, लेकिन अब हमने पाक आर्मी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें स्टैंड बाई पे हेलीकॉप्टर्स भी रखे हैं जो मुख्तलिफ उसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं। मशीनरीज भी जो है वो डिप्लॉय की है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। और दूसरा जो मेन होता है कि वो खुदा न खास्ता रिवराइन जो दरिया वगैरह है उसमें फ्लड सिचुएशन ना बने, तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ जो हमारी टीमें हैं उनको डिप्लॉय की है। वहाँ पर भी अभी लोगों को भी दरियाओं के किनारे से हटाया जा रहा है और उनको मना किया जा रहा है कि इसके करीब मत जाए। और दूसरी बात ये कि जो आबादियाँ जैसे कि नौशहरा है, चारसदा है, अगर यहाँ पर पानी का बहाव ऊपर से ज़्यादा होता है तो हमने उनको पहले से इन्फॉर्म किए है, लोगों को, कम्युनिटी को, और जैसे ही वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बढ़ती है तो हम इनको एवेकुएशन करवाएंगे इसके लिए। ठीक है सर, आप साथ ही रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। ज़ाहिर शाह शराजी साहब जो कि पेशावर से ताल्लुक़ भी है, वहाँ के जो हालात मामलात हैं वहाँ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ भी हैं, तो पहले मैं उनकी तरफ चलूँगी। शाह साहब, वहाँ पर भी कोई थ्रेट अलर्ट के हवाले से ख़बरें हैं, क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है? इतनी बड़ी ख़ास तौर पर जब हम देख रहे हैं KP सबको पता है कि वल्नरेबल था, तो आप समझते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी क़यामत से गुजरना पड़ा? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में जैसे अमजद साहब कह रहे थे, ये स्पोक्स पर्सन है, फोकल पर्सन है ऑन फ्लड रिलीफ और ये तमाम जो इशूज़ हो रहे हैं। थ्रेट अलर्ट बिल्कुल है, नौशहरा, चारसदा, मर्दान और पेशावर के इर्द गिर्द भी जो गांव है, क्योंकि अगले तकरीबन 3 दिन तक बड़ी मूसलाधार बारिश की प्रेडिक्शन की गई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से। और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके, खातपुर, सरबंद, बटातल और इन एरियाज़ में बाकायदा रात को मस्जिदों से ऐलानात किए गए हैं कि सेफ एंड सिक्योर जगह पे जो लोग अभी गुजरगाहों के करीब हैं या जो नालों के करीब हैं, बरसाती नालों के, वो मूव कर दें। दूसरा देखिए, ओवरऑल जो रिलीफ ऑपरेशन की उन्होंने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। PDMA का जो इदारा है वो मेरे ख्याल में एक प्रेस रिलीज इशू करने की हद तक और बाद में जो है वो और वार्निंग इशू की हद तक काम करा है। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी या वो ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है जो कि इस किस्म के इमरजेंसी हालात के साथ जो है वो मुकाबला कर सके, और उसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। अब जैसे बुनेर की बात देखें, शांगला की देखें, बेशक क्लाउड बर्स्ट को रोकने के लिए या प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ह्यूमनली ऐसे हालात नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि जो एरियाज ज़्यादातर थ्रेटेंड है, जहाँ बारिशों के खदशात जाहिर किए जाते हैं, वहाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी खबर दूँ, तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए तक के लॉसेस हो चुके हैं इस तमाम तर जो बारिश और क्लाउड बर्स्ट और तबाहकारी जो हुई है। 47-48 के करीब सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 12-13 सड़कों को बहाल किया गया है। जो रिलीफ की बात ये करें, मैं नहीं समझता कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या PDMA की अपनी इतनी कैपेसिटी है। इस वक्त आप देखें, बाकी जो मकामी लोग हैं, साथ साथ मिलिट्री जो है वो बड़ी हद तक मदद कर रही है। बड़ी अपडेट ये है कि बाजोड़ और दीर के दरमियान एक बहुत बड़ा पुल था जो कि पानी के बहाव में चला गया था, उसको दोबारा पाकिस्तान आर्मी ने रिस्टोर किया है, तो ये बाजोड़ और दीर का कनेक्शन आपस में बहाल हुआ है। बाकी तकरीबन 13-14 ऐसे पुल हैं जो अभी तक भी तबाहाल हैं। अपर चतराल और जो बालाई इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज, उनमें मजीद खदशात है और वहाँ तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट भी नहीं आ रही।
अब जो बात आपने की थी जिम्मेदार कौन है, तो इसमें एक बड़ी खबर शायद मैं दूं, रिपोर्ट नहीं हुई, जो एक अहम मीटिंग हुई है, ये एक्सक्लूसिव है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की बुनेर के अंदर। वहाँ पे बाकायदा जो मकामी इंतजामिया है उन्होंने इस मीटिंग के दौरान बताया कि उन्होंने 1 माह पहले PDMA को और मुतल्लिका इदारों को खत लिखा था कि बुनेर के अंदर पीर बाबा में पहले भी बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लड आया था जिसने पूरे बाजार को नीस्तो नाबूद कर दिया था, और एक बार फिर खदशात का इजहार किया गया था कि खदशा हो सकता है कि दोबारा बारिश में जो है वो इस किस्म का थ्रेट हो। लेकिन विजिबली कोई इकदाम नजर इसलिए नहीं आए कि PDMA के पास मेरे ख्याल में कोई इस किस्म के इकदाम करने का कोई ना तो फैसिलिटीज हैं, ना कैपेबिलिटी है, ना कोई ट्रेन स्टाफ है। बस एक दफ्तर है जिसके अंदर से प्रेस रिलीजेज इशू होती है। मेरे ख्याल में अभी हमने सोचना होगा कि अगर डिजास्टर है, क्लाइमेट चेंज यहाँ पे आ रहा है, PDMA और जो दूसरे हमारे प्लानिंग के इदारे हैं रिलीफ के, उनको सोचना चाहिए कि आइंदा मजीद भी होगा। ये हर साल हो रहा है। आपने पिछले साल देखा नॉर्दर्न एरियाज के अंदर नारान, कागान और इन एरियाज के अंदर बहुत बड़ी तबाही हुई, लेकिन क्या हुआ, बाद में सिर्फ कंपेंसेशन तकसीम की गई। अभी भी जो ये अनाउंसमेंट हो रही है कि हम पैसे देंगे 20 लाख रुपए पर हेड, वो बिल्कुल सही है कि कंपेंसेशन होगी, लेकिन अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। आखिरी एक अच्छी अपडेट ये है कि चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टिव दी है, उन्होंने अपनी तनख्वाह भी रिलीफ फंड में दी है। जो कैबिनेट के मेंबरान हैं उनकी आधी तनख्वाह डिडक्ट होगी। जो ग्रेड 17 एंड अबव ऑफिसर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तकरीबन 1 हफ्ते की तनख्वाह जो है अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले अगर तैयारियां कर ली जाती हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठते और इस क्राइसिस से निपटते तो ये ज़्यादा बेहतर था। एहतशाम साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। मैं जो हमारे मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उनको भी सुन रही थी एक प्रोग्राम में, वो ये बात कर रहे थे कि जी ये आलमी इदारों की हिपोक्रेसी है कि वो इस हवाले से रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं लेकिन फ़ंड्स नहीं देते, जो ख़ास तौर पे इस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक है जिनमें पाकिस्तान है, तो उसके लिए कोई फ़ंड्स नहीं दिए जाते, ताउन नहीं किया जाता। अब फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना या अपने तौर पे क्या इकदाम किए जा सकते हैं, उसका भी वो मलबा कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पर डाल रहे हैं कि भाई वो इस तरह से शायद समझा नहीं पा रहे अपनी बात को, इस पर बात नहीं हो रही, उनकी कहीं ना कहीं सुस्ती है। आप क्या समझते हैं, ये हर साल हमें क्या इस तरह की सिचुएशन का खुदा न खासा सामना करना पड़ेगा? हुकूमतें कब इस बारे में सोचेंगी, कब सर जोड़कर बैठेंगी, बजाय कि हम ये देखें कि बाद में अपनी तनख्वाहें जो हैं वो इसकी नज़र की जा रही हैं? देखिए आमना, अगर आलमी इदारों की बात की जाए इसमें कोई शक नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब जो कह रहे हैं $20 बिलियन प्लस की जो हमें उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया था कि पाकिस्तान उन शदीद मालिक मुतासरा मालिक में है जिन्हें जिस तरह की शदीद बारिशों का और फ्लैश फ्लड और ऊपर से एक नया फिनोमेना क्लाउड बस्ट का आ गया है, और ये वादे किए गए तो वादे उस तरह पूरे तो नहीं हुए। लेकिन क्या ये इतना कह देना काफ़ी होगा कि जी हमें पैसा नहीं दिया गया, नतीजतन हम सब कुछ भुगत रहे हैं? सवाल तो ये है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज में जो किया जा सकता था वो किया गया क्या नहीं किया गया, तो मेरा ख्याल जवाब नफ़ी में है। देखिए जितनी तबाही इस दफ़ा हुई है हमने पहले भी हुई है, और आपने देखें एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बुरे तरीके से तबाह हुआ है KP में, GB में, उसका कोई हिसाब ही कोई नहीं है। और फिर जो अभी आप जिक्र करिए सितंबर में बड़े सीवियर 3 जो है ना वो कहते हैं कि ये फेजेस आने हैं बारिशों के, और उसको रोकने का उस तरह इंतज़ाम नहीं है। और पिंडी इस्लामाबाद के लिए भी वार्निंग जारी कर दी गई कि यहाँ पे भी शदीद बारिशें होंगी, फ्लड्स आएंगे। तो सवाल तो यही है, जहाँ अल्लाह खैर करे वहाँ पे देखें जो जिम्मेदारी हैं। अभी आपने रेस्क्यू टीमें बनाई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर शाह सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिखाया जाता है उस तरह होता नहीं। सिवाय अफवाज पाकिस्तान उनके कोई अदारा अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं, सिमनियन अदारे मज़े कर रहे होते हैं। और ये मुझे बताएं, आमना अरबों का नुकसान हो तो छोटी मोटी तनख्वाहें आप नहीं लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें ना, एक मैसेज होता है कि जी आप अपने तौर पे क्या कर रहे हैं, आप काबीना के तौर पे, मुल्क के तौर पे, और आप सूबे के तौर पे आपके लोग क्या कर रहे हैं। मतलब कम से कम ये तो नज़र आए कि आपके सिंसियर एफर्ट नज़र आ रहे हैं। अब जब आप देखें KP के लोग और वहाँ के ज़्यादातर MPAs और मिनिस्टर वो आधा वक्त तो इस्लामाबाद में गुजारते हैं, वो तो अपने इलाकों में जाते ही नहीं है। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, उन्होंने अभी एक बड़ी वार्निंग जारी की है, काबीना के लोगों को कहा है ख़ास तौर पे कि अपने इलाकों में जाएं। अब ये जो सितंबर में उससे पहले जो मज़ीद बारिशें आने वाली हैं आ रही हैं, तो भाई फिर ये जाके आप खुद लुक आफ्टर करें, ऑपरेशन ओवरसी करें, तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू टीमें, वो ठीक है NDMA का एक रोल है, लेकिन एक लिमिटेड रोल है। उनको भी पैसे दे दिए जाते हैं, उसके बाद उनको कहा जाता है कि जी आपने कोई इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। बड़े अरसे से आ रहा है कि जी इस दफ़ा भी बताया गया था कि शदीद बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, उनको रोकने के लिए जो कुछ करना चाहिए। तो मेरा ख्याल उस हवाले से 20% भी आमना काम नहीं हुआ। नतीजा तो नहीं है कि सूरत हाल ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। अब आप देख लें
कि 350 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, 100 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, और अभी ख़तरा ये भी लग रहा है कि और लोग जो है ना उनकी भी शहादतें होंगी, लोग मारे जाएंगे। क्योंकि आप देख लें अमेरिका जैसे मुल्क में भी सैलाब आते हैं तो वहाँ पे भी रोकना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे अदारे काम कर रहे होते हैं। एक लोगों को सहूलत होती है, एक इंतज़ार होता है कि हमें हुकूमती अदारे आके काम करेंगे। हमारा छोटा मोटा काम होता है वो तो फलाई अदारे प्राइवेटली अपने तौर पे जमात इस्लामी है, कुछ और अदारे काम कर रहे होते हैं, हुकूमत नज़र नहीं आती जिस तरह नज़र आनी चाहिए। यही वजह है कि लोगों का एतमाद हुकूमतों पे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता कम। और आखिरी बात आमना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आपको नज़र आ रहा है कि अब सितंबर में भी और उससे पहले भी जिस तरीके से बुरे हालात नज़र आ रहे हैं कि शदीद बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, क्लाउड बस जो मुसद्दक मलिक भी कहते हैं, राना सनाउल्लाह भी कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, तो अल्लाह की तरफ से है। भाई ठीक है, लेकिन कम से कम जब आप वार्निंग दे दी जाती है उसके बाद तो आपको कुछ करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है बड़े नाकाफी हैं जो कुछ करने के लिए जरूरत है इक़दाम वो नहीं हो रहे। ठीक, अमजद साहब अभी अब क्लाउड बर्स्ट का आपने भी कहा कि इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन शाह साहब बता रहे हैं कि जैसे बुनेर इंतजामिया ने ख़त लिखा था, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था PDMA को, तो आपको क्या लगता है कि तैयारियों के हवाले से कहीं कमियां कोताहियां रह गई आपके एंड पर भी, या कहाँ से नेग्लिजेंस की गई जिस पर काम करने की हमें ज़रूरत है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी सिचुएशन ना बने? तरह है कि आप जिधर भी इसको आप मैंने जो मेट डिपार्टमेंट है या कोई और भी इदारे हैं, NDA में है या इसके अलावा बहुत बड़े बड़े जो और भी अगर मुल्कों के देखा जाए, तो ये जो नया फिनोमेना है जो क्लाउड बर्स्ट का, इसको आप कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि ये एक नया फिनोमेना है जिसमें पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो अपने साथ बड़े बड़े बिल्डिंग्स और सब बहा के ले जाता है। तो उसके लिए तैयारी में यही हो सकता है कि हमने मतलब है कि अर्ली वार्निंग तो हम इशू कर देते हैं कि चले जो भी यहाँ पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में बारिशों का इम्कान है और वहाँ पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर जो नेसेसरी एक्शंस होते हैं, जो NFIs होते हैं, जो फंड्स वगैरह होते हैं, जो मशीनरी वगैरह होते हैं, वहाँ पर रेस्क्यू इदारे के जो होते हैं, जो बाकी जिस डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो वहाँ से वो हम मूव कर लेते हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ, तो वो जो है ना पहले से तैयार बैठे होते हैं। लेकिन मैंने आपको यही बताया कि अब क्लाउड बर्स्ट का जो मिंगोरा में अब आप देख लें कि टनों के हिसाब से जो है मलबा पड़ा है, इसी तरह अब बुनेर में भी है। और इसके साथ साथ हमारे इदारे जो है उन्होंने जो राशन वगैरह ये चीज़ें हैं ये भी पहले से वहीं पे इन डिस्ट्रिक्ट में स्टॉक किया था। और दूसरी बात ये कि जो हमने प्री आइडेंटिफाई किए थे कि यहाँ पर अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी सिचुएशन बनेगी तो वहाँ पर हमने स्कूलों को एज ए कैंप भी आइडेंटिफाई पहले से किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो मानसून स्टार्ट होने से पहले हमने तमाम इदारों को कंटीजेंसी प्लानिंग में उनको जो है ना आउटलुक भी उनके साथ शेयर किया है, जो हमारे साथ मेट डिपार्टमेंट और NDMA की तरफ से आया था। तो हमने उनको यही बताया था कि यहाँ पर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बारिशें होंगी, ज़्यादा होंगी, तो उस हिसाब से। लेकिन वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आउटलुक भी अगर देख ले उसमें कहीं पे भी ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा अमजद खान साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम देखते हैं हर साल पाकिस्तान में प्लांटेशन ड्राइव ज़ोरों शोर से चलती है, मगर फिर जंगलात का रकबा मुसलसल कम हो रहा है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सालाना 11,000 एकड़ जंगलात काटे जा रहे हैं। अगर हम 1992 की बात करें उसमें 93 लाख एकड़ पर फैले जंगलात अब घट कर सिर्फ 76 लाख एकड़ रह गए हैं। चरागाहों का रकबा भी 60% कम हो चुका है, जो सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बना रहा है।
इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद इब्रार शनवारी साहब एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद। एहतशाम साहब के साथ उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। पहले एहतशाम साहब आपकी जानिब आती हूँ, ये हम जब बात कर रहे हैं कि आज सदर ज़रदारी साहब ने भी बड़ा अच्छा इस पर पैगाम दिया, हमारे सियासतदान भी प्लांटेशन के हवाले से बात तो करते हैं, ड्राइव भी होती है, लेकिन टिम्बर माफिया को फिर सपोर्ट कौन करता है कि जिसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन दिन ब दिन बढ़ती हुई देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनका एहतसाब कौन करेगा? आमना लगाम इसलिए डाला जाता है कि इसमें अरबों रुपया जो है ना इन्वॉल्व है। अब ये देखें ना, ये जिस तरीके से टिम्बर इंडस्ट्री और ये माफिया दोनों मिलकर जिस तरह काम हो रहा है, इससे तो आप देख लें आए दिन जंगलात पहले से इतनी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। और इसमें आप देख लें MNAs MPAs उनका इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल होता है। हुकूमतें भी माजत खां लहजा रखती हैं, जितनी सख्ती होनी चाहिए वो नहीं हो रही होती। और फिर सिरे से कोऑर्डिनेशन ही नहीं है सेंटर का और सूबों का। वो ख़ास तौर पे हमारे KP में और फिर हमारे शुमारी इलाक़ाजात में चली जाएं और मरी में और ये नथिया गली, आप हमारे तो इस्लामाबाद से 1.5 घंटे का रास्ता है। जंगलों के जंगल जो है ना काटे जाते हैं, आपके आंखों के सामने काटे जाते हैं और कोई पूछ नहीं होता। पता चलता है कि ये सब कनाइमन के साथ हो रहा है, तो लाइक मुतल्लका अदारे होते हैं वो मिले होते हैं। तो ये तो एक जिसको कहते हैं न्यू नॉर्मल एक अरसे से पाकिस्तान में हो गया। अब नतीजा इसका बड़ा खौफनाक है, जिस तरीके से दरख्तों की कटाई हो रही है और मौसमियाती असरात तेज़ी से फैल रहे हैं और दरख्तों का कटना और ख़त्म होना या कम होना, इसके असरात इतने गलत पड़ रहे हैं हमारी फसलों के ऊपर भी, हमारी ओवरऑल क्लाइमेट के ऊपर भी। इस पर कोई नज़र रखने के लिए तैयार ही नहीं है। नतीजतन ये है कि हम देख रहे हैं ये इंडस्ट्री बड़ी थ्राइव कर रही है और ख़ास तौर पे KP में तो कोई पूछने वाला नहीं, बड़े बड़े नाम हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हुकूमतों में बैठे हैं और वो सरपरस्ती करते हैं और दरख्त काटे जाते हैं दिन दहाड़े। एक ज़माने में रातों को दरख्त काट के लोग ले जाते थे, अब तो कहते हैं मसला ही कोई नहीं है। ट्रकों के ट्रक खड़े होते हैं, लाद के लेके जा रहे होते हैं, इसलिए कि ये जो हमारी अच्छी लकड़ी है वो एक्सपोर्ट भी होती है, उसमें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ पे भी लकड़ी का काम आप देख लें, जिसने घर बनाना है लकड़ी की ज़रूरत है और अच्छा खासा पैसा इसमें इस्तेमाल होता है, वो आसान रास्ता ढूंढा जाता है। हाँ जी, वो एक अलग एक इशू बना हुआ है तजावज़ात का। देखिए सवाल ये है कि हुकूमतों को बार बार ये कहा जाता है कि जी आपकी नाक के नीचे काबीना में, उसके बाद फिर सूबाई काबीना में, फिर निचले सतह पे जिस तरीके से टिम्बर माफिया थ्राइव कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करें तो पता चलता है कि जी वो खुद कहते हैं कि जी हम नीचे से लेकर ऊपर तक सबको रिश्वत देते हैं, सबको मुंह बंद करते हैं, तो नतीजतन हमें कौन रोकेगा? लेकिन सवाल ये कि हम ना ये कब तक चलेगा, कब तक चलता रहेगा ये मामला? तबाही का एक तरीका। डॉक्टर मोहम्मद इब्रार साहब एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे उनका टेक लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आज जंगलात वाले, जो हम अभी 1992 की बात कर रहे थे कि 1992 में 93 लाख एकड़ पर फैले जंगलात थे हमारे, जो अब घटकर सिर्फ 76 लाख एकड़ रह गए हैं, अगर वही सूरत हाल होती, वो मंजरनामा होता, तो आज जो सिचुएशन का हमें सामने है, जैसे लोगों के घर के घर इंफ्रास्ट्रक्चर सब बह गया, क्या ऐसा होता? और साथ ही साथ हम फौरी तौर पर अपने एंड से क्या इकदाम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, आलमी इदारे उस तरह से ताउन नहीं कर रहे, अपने एंड पर हमें करने की क्या ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें जो हमारे हाथ में है वो तो हमें करना चाहिए, और वो इस तरह है कि हम देखें प्लांटेशन ड्राइव तो हम करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये प्लांटेशन ड्राइव जो है वो दुरुस्त सिमत में की जा रही हैं? हरगिज़ नहीं। आप देख रहे हैं कि हम फोटोग्राफी करके हर साल 2 दफ़ा मानसून के जो है ना प्लांटेशन और फिर स्प्रिंग की इस पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीबात करते हैं, लेकिन क्या प्लांटेशन करने के बाद कभी किसी ने उन पौधों का हाल देखा है कि क्या उनको पानी मिल रहा है, वो ग्रो हो रहे हैं, उनकी केयर हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि जो पौधा आप अपने हाथ से लगाते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। दूसरी बात कि जब आप प्लांटेशन करते हैं तो उस वक्त आप उसकी टेक्निकल आस्पेक्ट को मद्देनज़र नहीं रखते, और वो टेक्निकल आस्पेक्ट ये है कि जिस इलाके में आपने प्लांटेशन करनी है उस इलाके की नेचुरल हिस्ट्री को स्टडी करके वहाँ जिस प्रोपोर्शन में वाइल्ड प्लांट ग्रो कर रहे हैं उस प्रोपोर्शन में वो इंडिजिनस स्पीशीज़ जो उस इलाके के लिए मौजू हैं वो वहाँ पे आपको लगानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरिया है जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है, वहाँ पे भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो प्लांट जो कि वाइल्डली ग्रो करते हैं, जिसको कुदरत ने उस एरिया के लिए बनाया है, अगर वही स्पीशीज़ आप लगाएंगे तो वो वहाँ पे ग्रो करेगा। और अगर आप बाहर से कोई स्पीशी ला के लगाते हैं, नर्सरी से उठा के लगाते हैं, तो उसके लिए आपको खुद केयर करने की ज़रूरत होगी, उनको पानी देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी,
तब जाके वो प्लांटेशन सरवाइव करेगी। हम बेशुमार हज़ारों लाखों के दरख्त लगाने के दावे तो कर लेते हैं, लेकिन उन दरख्तों, उन पौधों की केयर के लिए हमने कोई बंदोबस्त नहीं किया होता। तो ये एक हमारा डायलेमा है कि हम प्लांटेशन के नाम पे बेशुमार फंक्शंस करते हैं, लेकिन उस प्लांटेशन का जो बेनिफिट है उसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो ज़रा समझाइएगा, क्लाउड बर्स्ट अगर होता और ये वाले मामला होते जिन इक़दामात की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इतनी ही तबाही होती तब भी? हरगिज़ नहीं, क्लाउड बर्स्ट की नौबत ही ना आती। असल में क्लाउड बर्स्ट होता ही इसलिए है, इसकी थोड़ी सी मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे नज़र डालूंगा। क्लाउड बर्स्ट ये होता है कि आपके जो अगर नीचे आपकी कोई प्लांटेशन नहीं है और एरिया खुश्क है और गर्म है, तो वो बुखारात को बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ लेकर जाता है, जो पहले से मौजूद फ़िज़ा में, यानी ऊपर की फ़िज़ा में पहले से मौजूद बादलों के साथ एंटर हो जाते हैं और वो एकदम कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो ऊपर आते हैं। नीचे गर्मी ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम हो जाता है और ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन कंडेंस हो जाते हैं और वो बाकी जो क्लाउड्स हैं उसके साथ मिल के एक बहुत ही हैवी किस्म का जो है ना वो क्लाउड बनाता है, जो कि अचानक नीचे गिरता है और बिल्कुल एक दरिया जैसा पानी जो है ना वो कम वक्त में और एक कम जगह पे वो आके बजाय फैलने के वो एक ही जगह पे आके वो नीचे तबाही फेर देता है। तो ये भी इसी है। अभी हम ये क्लाउड बस्ट भी ग्लोव की जो बात कर रहे हैं कि हमारे कुछ पाकिस्तान में, जो मैं इस हवाले से पढ़ भी रही थी कि तकरीबन 3000 ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो कि ग्लोव सेंसिटिव हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है और हमें उसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए? उसके लिए हमें यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन इलाकों में जहाँ पे स्लोप्स हैं वहाँ पे प्लांटेशन करनी चाहिए, ताकि जो आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनका पानी बहुत तेज़ी से नीचे ना आए, बल्कि रुक रुक के आए और वो अपने साथ सिल्ट ना लेकर आए, क्योंकि वो सिल्ट जब आता है आपके नदी नालों में, आपके दरियाओं में सिल्ट नीचे बैठता है तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ऊपर से पानी का प्रेशर जब आता है तो वो एक फ्लड की सूरत हाल जो है ना वो पैदा कर देता है, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं। तो ये रीज़न यही है कि जब पहाड़ों पर या स्लोप्स के ऊपर आपके दरख्त और आपकी वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो उस सूरत में फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद इब्रार शनवारी साहब। डिफॉरेस्टेशन के हवाले से हमें किन मामलात का सामना है और हमें क्या इक़दामात करने चाहिए, इस हवाले से बात कर रहे थे। और जो अभी तबाही हुई है उसमें मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी ब्रेक पर जाने से पहले, सईद अहमद ख़ान का। ये नाम है उस अनसंग हीरो का जिसके बर वक्त फ़ैसले ने 900 तालिब इल्मों की जान बचा ली। जी हाँ, मकामी स्कूल के 59 साला प्रिंसिपल सईद अहमद के मुताबिक उन्होंने सुबह 9 बजे महसूस किया कि मुसलसल बारिश से करीबी नाले का पानी किनारों से निकलने वाला है। ये देखकर उन्होंने फौरी तौर पर 900 तलबा को स्कूल खाली करने का हुक्म दिया। सिर्फ 15 मिनट में नाजरीन, बच्चे और उस्ताद स्कूल से निकल गए, जिसके बाद सैलाब स्कूल से टकराया और इमारत का बड़ा हिस्सा अपने साथ बहा कर ले गया। ये लोग हैं असली तमगों और अवार्ड्स के हकदार, जिनको हुकूमतों को ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि इस तरह के हमें मजीद लोगों की ज़रूरत है जो एजुकेट करें लोगों को और बर वक्त फैसले। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद अहम मामला हमारे सामने उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने गैस सेक्टर के 2.6 ट्रिलियन रुपए के सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए बड़े इस्लाहाती इक़दाम शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक हर माह 2 LNG कार्गो कम करने और RLNG के बेहतर इस्तेमाल जैसे इक़दाम शामिल हैं ताकि डेट फ्लो को सिफर तक लाया जा सके। साथ ही साथ एक और ख़बर कि हुकूमत ने नए गैस कनेक्शंस दरामदी RLNG की कीमत पर देने का फैसला किया है, जो 3900 रुपये फ़ी MMBTU है, यानी मौजूदा शरह से 4 गुना ज़ायद। पहले मरहले में 1,20,000 कनेक्शन दिए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में 35 लाख से ज़ायद दरख्वास्त से ज़ेर इल्तवा हैं। ये मामला है क्या और इससे आम आदमी को किस हद तक, इसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट का मामला है गैस सेक्टर का, उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एंड गैस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर।
ये कहिएगा सबसे पहले तो IMF की कंडीशन है कि जो सर्कुलर डेट है गैस सेक्टर का उसको सिफर किया जाए। अब उसके लिए जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं इनका मानना ये है कि जो पावर सेक्टर है उसका RLNG का कम इस्तेमाल की वजह से 2.6 ट्रिलियन तक सर्कुलर डेट हुआ है। आप भी समझते हैं यही वजह है, और साथ ही साथ किस तरह से ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं आप उसको देख रहे हैं, इनसे हो पाएगा अचीव ये टारगेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टारगेट है कि जी हमने सर्कुलर डेट को कम करना है या ख़त्म करना है, बेसिकली सर्कुलर डेट एक ऐसा आइटम है कि जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उस तरीके से नहीं चाहिए जिस तरह से प्लान हो रही है। बात यह है कि सर्कुलर डेट को पहले समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ है क्या। सर्कुलर डेट सीधी इनएफिशिएंसी ऑफ द बोर्ड्स और मैनेजर्स है जो पूरे सप्लाई चेन के अंदर शामिल है। कंज्यूमर से जब वो सारे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, वक्त पे कर लेते हैं, गैस हो बिजली हो, उनके कनेक्शन जो है काट दिए जाते हैं। जब भी कहीं पे डिफ़ॉल्ट आता है पेमेंट पर, जब पेमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं है या मिनिमम है, तो फिर सर्कुलर डेट इकट्ठा क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन है पूछने का। जो बोर्ड्स हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितनी भी कंपनी है, ऑपरेटिंग कंपनी है, इस सप्लाई चेन के अंदर इन्वॉल्व है। अब बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल रिसीट्स आपने बड़े बड़े अदारों से आपने रिकवरीज नहीं करनी, लेकिन आपने उनकी नॉन रिकवरी के अमाउंट अगर दोबारा फर्दर अच्छे कंज्यूमर्स को, जो छोटे कंज्यूमर हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उन पर डालनी है, तो ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये रिग्रेसिव पॉलिसी है। फर्दर डिस्टार्ट करने के लिए लोगों की कैपेसिटी टू पे और लोगों की जो हालात हैं, या प्राइसेस और बढ़ाएंगे आप सर्कुलर डेट अगर आप ऐसे करेंगे। सो पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो थिंकिंग है वही गलत डायरेक्शन पे शुरू हुई भी है कि हमने सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए ये तरीका था कि पहले ये ऑडिट करें उन सारी कंपनीज का कि जिसमें घपले या मिस एप्रोप्रिएशन हुई है या करप्शन हुई है या लॉसेस हुए, पहले उनको करेक्ट करेंगे, उस प्लग को पहले पकड़ेंगे, उसको प्लग करेंगे जहाँ पर लूप होल्स और वीकनेसेस है, फिर जाके सर्कुलर डेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा आसान हल है कि बजाय इसके कि जो असल इश्यूज है उनको रिजॉल्व करें, एंड पे जाके आप कंज्यूमर पे डाल दें जी, जो भी ये चुप करके नोट करते हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन टू द मैनेजमेंट, सीधा कह दिया जाता है कि कंज्यूमर पे डाल दें, तो ये अप्रोच ही गलत है। सर्कुलर डेट गवर्नमेंट का इश्यू अपना है ही नहीं है, ये गवर्नेंस इशू है, और गवर्नेंस भी उन कंपनीज की जो ऑपरेट करती हैं, डिस्कोज हैं और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और जनरेशन कंपनीज हैं, ये उनका सर्कुलर डेट है। ठीक। और अच्छा, ये जो दूसरा हमने मामला रखा था सर, ये कि जो नए कनेक्शंस के हवाले से बात आई है, आप क्या समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? 2009 में पहले ये इन पर पाबंदी लगाई गई थी नए कनेक्शंस पर, फिर उसके बाद 6 साल बाद जुज़वी तौर पर इसको ख़त्म किया गया था। 2022 में फिर दोबारा गैस की जो किल्लत थी उसकी वजह से पाबंदी नाफिज कर दी गई थी। अब इससे आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड LNG जो है इसको उसके लिए जगह बनाई जा रही है। ये बिल्कुल ठीक है, और इसको जो नए कनेक्शन है या इवन लोड शेडिंग आज तक भी हो रही है, ये लोड शेडिंग है, उसको फौरी बंद करना चाहिए। नए कनेक्शन ज़रूर दें। बात यह है कि नए कनेक्शन दें वहाँ पे जिन शहरों के अंदर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी डाला हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुई भी है उसकी। इस वजह क्या है कि आपने कैपिटल कॉस्ट नए शहरों में या नए गाँव में पॉलिटिकल बेसिस पे बिल्कुल एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गैस की कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए। नए कनेक्शन देने का मकसद एक ऐसा ही है कि गैस की कंजम्पशन बढ़ा दे, और वो आसान तरीके और करना भी चाहिए कि इसकी कंजम्पशन बढ़ाए, और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो तरीके निकालें कि जिससे गैस की प्राइस कम हो। अदरवाइज पाकिस्तान बड़ी तरक्की की मंजिलें चल रहा था, गैस और इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की जितनी भी कंजम्पशन अगर पर कैपिटा बढ़ती है तो अब ये समझ रहे हैं कि हमारी GDP बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम ये हुआ है पिछले 2 साल से कि अनफॉर्चुनेटली गैस और बिजली की कंजम्पशन जो है वो कम होती जा रही है, और कंजम्पशन कम इसलिए होती जा रही है कि इकानमी, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस अलाउ नहीं करती कि वो लैविश यूज़ करें एनर्जी का। जब आपकी इकानमी ये अलाउ ही नहीं करती तो ना आपका कोई बिजनेसेस सही चल रहे हैं, ना आपकी इंडस्ट्री चल रही है, ना आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर खुशहाल हैं। तो इस चक्कर में आपको ये चाहिए कि गैस की प्राइसेस जो है वो कम करने का सोचें।
तो ये नए कनेक्शन से आप समझते हैं गैस की प्राइसेस कम होगी यूजर्स के लिए? नहीं, नए कनेक्शन से टेम्परेरी ये होगा कि जो लोग भी पे कर सकते हैं कम से कम वो यूज तो करें ना। अभी ये हो रहा है कि एक तरफ आप कहते हो कि एलएनजी हमने कम करनी है इंपोर्ट, दूसरी तरफ लोकल गैस भी आपने बंद रखी हुई है, उसकी कंजम्पशन भी नहीं होने दे रहे, लोड शेडिंग कर रहे हैं। जब आपने इंपोर्टेड एलएनजी लानी है तो अपने सिस्टम को रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पे लोड शेडिंग खत्म करें और नए कनेक्शन लगाएं। वजह क्या है कि जो पे कर सकते हैं कंज्यूमर वो तो करें ना, कम से कम वो तो करें। तीसरी चीज ये, और ये डेज कॉलेज है, बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई फर्दर कोई रॉकेट साइंस वाली को फार्मूला ही नहीं है, लेकिन नीयतें मुझे लगता है कि जानबूझ के नई प्रैक्टिस है कि कमेटियां बना दें और कमेटियां बैठ के तो उसके ऊपर पता नहीं क्या डेलिब्रेशन करती रहे। ये बड़े सिंपल डिसीजन है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आरिफ साहब वक्त निकालने के और इस हवाले से बात करने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ बात करेंगे पोलियो के हवाले से। 2 नए केसेस खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद रवां साल मुल्क में केसेस की मजमूई तादाद 21 तक जा पहुंची है। अदादो शुमार के मुताबिक 13 केसेस खैबर पख्तूनख्वा, 6 सिंध, जबकि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक केस सामने आया अब तक। कोहिस्तान की 6 साला बच्ची और बदीन की 21 माह की बच्ची इस मरज़ का शिकार हुई है, जो साबित करता है कि बार बार पोलियो मुहिम के बावजूद पोलियो से पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये वो रियासतें हैं जहां पोलियो का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। ये लाइलाज मरज़ ज़िंदगी भर के लिए माजूरी का सबब बन सकता है और अगर ख़त्म ना हुआ तो आलमी सतह पर तन्हाई और सख्त पाबंदियों के ख़तरे से दो चार हो सकता है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक जुलाई में मुल्क के तकरीबन 87 अजला ऐसे हैं जिनमें 36% नमूने पाए गए हैं। गुज़श्ता साल 2024 में 71 केसेस रिपोर्ट हुए और वायरस तकरीबन 90 अजला में पाया गया। अब हुकूमत ने 1 से 7 सितंबर तक मुल्कगीर मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें 99 अजला के 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में ये मुहिम 15 सितंबर से शुरू होगी ताकि हर बच्चे को कतरे पिलाकर इस बीमारी से महफूज बनाया जा सके। NCOC के ने वालिदैन और कम्युनिटी से भरपूर ताउन की अपील की है कि वो पोलियो वर्कर्स का साथ दें और बच्चों को लाजमी कतरे पिलाएं, लेकिन बार बार हम देखते हैं इस ड्राइव के बावजूद ये ख़त्म नहीं हो पा रहा। उसमें आपका ताउन बेहद ज़रूरी है, चूँकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के लेवल पर जो इकदाम हो रहे होते हैं, जब आप उनके साथ ताउन नहीं करेंगे, उन टीम्स के साथ ताउन नहीं करेंगे और रिजेक्ट करेंगे, तो आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को खुद ख़तरे में डाल रहे हैं। हम बार बार अपने प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से आपको कहते रहे हैं और हमने कोशिश की आपको एजुकेट करने की कि जो पोलियो के कतरे हैं ये आपके बच्चे के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। इसके साथ ही हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।